माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के आमुख पटल पर फेसबुक पेज पर एक भारत के शिक्षा के इतिहास में अनुपम उपक्रम प्रारंभ हुआ है। फेसबुक लाइव, वेबिनार, ये तो कोरोना पीरियड का एक यथार्थ बन करके उभरा है। लेकिन इन सबके बीच कुलपति विद्या के क्षेत्र में संवाद करें, ऐसी सोच के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी ने जो योजना की है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और इस योजना में मुझे भी सहभागी बनाया है, इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। गांधी के ऊपर, गांधी के उस स्वरूप के ऊपर जिसको लेकर के गांधी का 1893 से लेकर के 1948 तक का जीवन आधारित है, उनके उस वैशिष्ट्य पर चर्चा करने के लिए निर्देशित किया है, अर्थात संचारक गांधी के बारे में चर्चा करने की बात की है। आज या पिछले 30-35 वर्ष दुनिया में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति का दौर है। जनसंचार के माध्यमों में दृष्टि, भाषा, संस्कृति सबको लेकर के एक परिवर्तन हुआ है। उस शास्त्र शुद्ध स्थिति में देखा जाए तो गांधी को संचारक के रूप में नहीं समझा जा सकता है। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटर को लेकर के दुनिया में 19वीं शताब्दी से व्यावसायिक रूप से विकसित हो रही पत्रकारिता और जनसंचार के 20वीं शताब्दी के विकसित हुए माध्यमों को भी केंद्रित करके विचार किया जाए तो शायद गांधी को संचारक के रूप में समझना कठिन है। लेकिन विश्व की दृष्टि के परिवर्तन के लिए संपूर्ण दुनिया में परिदृश्य परिवर्तन और विचार परिवर्तन के लिए अपने प्रत्येक विचार, प्रत्येक सिद्धांत, अपने व्यवहार और कृत्यों को किसी जनसमूह के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले और न केवल पहुंचाने वाले बल्कि उसके अनुरूप उसको क्रिया करने के लिए उत्प्रेरित कर सकने की क्षमता रखने वाले संचारक के रूप में गांधी को समझा जाना चाहिए। गांधी का विचार करें तो गांधी के कालखंड में मास मीडिया का जो प्रभावशाली रूप था वो प्रिंट मीडिया ही थी, पत्रकारिता थी, अखबार थे। गांधी वह विचारक हैं, चिंतक हैं, राजनेता हैं, आंदोलनकारी हैं, आंदोलन के नेतृत्व करता हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आधुनिकता के दुर्धर्ष आलोचक हैं, यांत्रिक सभ्यता के स्थान पर मानवीय सभ्यता के प्रतिष्ठापक हैं। लेकिन इन सब के बीच
इस आधुनिक सभ्यता दृष्टि से उपजी हुई प्रिंट मीडिया, पत्रकारिता, अखबार निकालने को मनुष्य के लिए परिवर्तन के सबसे सबल साधन के रूप में मानते हैं और सबसे सबल साधन के रूप में इसका व्यवहार भी करते हैं। लेकिन गांधी को समझना है तो पत्रकारिता के व्यावसायिक स्वरूप के आधार पर गांधी की संचार की प्रणाली को नहीं समझा जा सकता है। गांधी एक तरफ अखबार को, समाचार पत्रों को जागरण का, लोक संग्रह का, लोक शिक्षण का, लोक जागरण का सबलतम साधन स्वीकार करते हैं, तो दूसरी ओर यूरोपीय पत्रकारिता और यूरोपीय दृष्टि से हो रही भारत की पत्रकारिता के दुर्धर्ष आलोचक भी हैं। वो ये भी टिप्पणी करते हैं कि आज अखबारों में समाचार इस तरह का निकलता है मानो कोई सफाई निरीक्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हो। जिस प्रकार सफाई कर्मियों के इस काम को देखने वाले सैनिटरी इंस्पेक्टर की निगाह में सिर्फ गंदगी दिखाई देती है, यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है, वह गंदगी की रिपोर्ट करता है, सफाई की रिपोर्ट नहीं करता है, वैसा ही अखबार भी कर रहे हैं। यह गांधी की दृष्टि है। गांधी एक सकारात्मक, सगुण लोक निर्माण की पत्रकारिता की तो बात करते हैं, साथ ही समाज में जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी गतिविधियां हैं, अच्छा व्यवहार है, जो कुछ भी आनंदकारक हो सकता है, सुखकारक होता है, मनुष्य के हित में है, मानवता के कल्याण में है, उनका संप्रेषण और प्रसारण ही पत्रकारिता का ध्येय होना चाहिए। इस प्रकार की निर्मित भी गांधी करते हैं। अर्थात गांधी के लिए माध्यम मीडिया सबल तो है, लेकिन वह मीडिया जो इस प्रकार के वस्तु तत्व को संप्रेषित करता है जिससे मनुष्य में सगुण विकास हो सके, सगुण जीवन पद्धति की स्थापना जिसके आधार पर हो सके, ऐसे वस्तुगत सत्य, प्रामाणिक सूचना एवं अनुभव को संप्रेषित करने के साधन के रूप में ही पत्रकारिता होनी चाहिए। गांधी के लिए संप्रेषण शास्त्र नहीं है, विज्ञान नहीं है, गांधी के जीवन का व्यवहार है, गांधी के समस्त यत्नों की कला है। वैसे गांधी कला को विद्या के रूप में ही स्वीकार करते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना की जो प्रस्तावना है, काशी में जो पहला विद्यापीठ गांधी ने हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ाई होनी चाहिए, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, इनके लिए स्थापित किया था, तो उसमें उसकी प्रस्तावना में जो दोहा प्रस्तुत हुआ था, गांधी के हस्ताक्षर से वह प्रस्तावना प्रसारित हुई थी। कला 72 पुरुष की, बामे 2 सरकाज, एक जीव को जीविका, एक जीव उद्धार। संचार माध्यमों के जीवन के संदर्भ में भी इसको समझा जाना चाहिए। संचार माध्यम विद्या के रूप में, कला के रूप में, तकनीक के रूप में, पद्धति के रूप में एक तरफ एक मनुष्य के लिए आजीविका का साधन है, तो दूसरी तरफ वह मनुष्य के उद्धार का भी साधन है। उद्धार यानी उसकी उन्नति, उद्धार यानी मनुष्य का कल्याण, मनुष्यता का कल्याण। उद्धार यानी एक कल्याण दृष्टि के साथ निर्मित होने वाले समाज के यत्न। इस दृष्टि से जब हम गांधी को देखते हैं
तो गांधी अपने कालखंड में या 200-300 वर्षों में दुनिया के सबसे सबल संचारक व्यक्तित्व के रूप में उभर करके आते हैं। केवल भारतीय इतिहास के संदर्भों में चर्चा की जाए तो कृष्ण, शंकर, बुद्ध, रामानुज, समर्थ रामदास, छत्रपति शिवाजी, विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व जो अपने संप्रेषण और संचार की कला के कारण से युगांतकारी परिवर्तन करने वाले महान व्यक्तित्वों के रूप में जाने जाते हैं, उनके लोकोत्तर ईश्वरीय स्वरूप को दरकिनार भी कर दिया जाए तो वैसा ही व्यक्तित्व और कुछ संदर्भों में इन सब को समाविष्ट करता हुआ एक संचारक का व्यक्तित्व गांधी का है। एक ऐसा संचारक है जो एक तरफ दुनिया के सबसे मजबूत साम्राज्य से लड़ने के लिए आंदोलन की सूचनाएं अपने पत्र में निकालता है, तो दूसरी तरफ एरंड के तेल, रेड़ी के तेल के फायदे पर फीचर भी उसी समाचार पत्र में निकालता है। एक साथ इन सारी चीजों पर लिख रहा होता है, एक साथ इन सारी चीजों पर विचार करते हैं गांधी और इनको संप्रेषित करते हैं। लेकिन गांधी की यह संप्रेषण कला उनके जीवन और उनके जीवन में किए गए निश्चयों से निकलती है। याद करिए, गांधी 1893 में जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे तो दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों को उन्होंने रंगभेद के अनुभव के रूप में मनुष्य और मनुष्य के बीच, शासक और शोषित के अनुभवों के रूप में प्रतिस्थापित किया। गांधी कोई पहले आदमी नहीं थे जिनको किसी रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से निकाला गया होगा। लेकिन इस घटना को जो आसपास रोज हो रही थी, लोगों के अनुभव में आ रही थी, इस घटना को रंगभेद के संसाधन के रूप में, रंगभेद के सूचक के रूप में अपने अनुभव को इस रूप में प्रस्तुत करना कि यह वहां भारतीय मात्र का, काले मात्र का अनुभव है, और इसका खात्मा होना चाहिए, यह साधारण घटना नहीं है। जब पीटर मैरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन पर बेंच पर कड़कड़ाती हुई ठंड के बीच गांधी ट्रेन से फेंके जाने के बाद सोच रहे थे, तो उनके पास दो विकल्प थे। पहला विकल्प बहुत स्पष्ट था, सीधा था, सरल था। गांधी के पहले भी शायद कुछ लोगों ने, संवेदनशील लोगों ने उसको अपनाया भी होगा, जिसकी सूचनाएं नहीं है, जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की स्थान पर, इस प्रकार के समाज में, इस प्रकार के स्थान पर नहीं रहना है, मुझे भारत लौट जाना चाहिए। और दूसरा विकल्प था कि इसका प्रतिकार करना चाहिए, पूरी रात अपने से संवाद करते हुए उस संवाद को, अपने अनुभव को, अपने संकल्प में और अन्यों के लिए समानुभूति का स्वरूप बन सके, इसके लिए स्वीकार करते हुए रंगभेद की इस नीति के विरुद्ध
गैर बराबरी की इस नीति के विरुद्ध गांधी ने लड़ने का संकल्प लिया और फिर चल पड़े। अब चार्ल्स टाउन में भी तो यही घटना हुई थी। जोहानिसबर्ग जाते हुए जब उनको घोड़ा गाड़ी में बैठना पड़ा, जब कोचवान ने उनको अंदर बैठाने के बजाय अपने साथ पायदान पर बैठाने की बात कही, तो गांधी ने प्रतिरोध नहीं किया, वो बैठ गए। उसमें भी, उसके बाद भी थोड़ा आगे चल करके जब उसने कहा कि यहां भी नहीं बैठने दूंगा, तुम जाकर के बोरे पर बैठो, पीछे लदे हुए बोरों के ऊपर बैठो, गांधी ने थोड़ा प्रतिवाद किया लेकिन बैठ गए। प्रिटोरिया में भी 3-4 साल बाद एक घटना हुई थी, जब उन्हें गोरे लोगों के लिए आरक्षित सड़क की पटरी पर चलने से धक्के देकर के हटाया गया था। गांधी ने इन अनुभवों को समेटा, इन अनुभवों को संघर्ष के लिए अपने अनुभवों को संप्रेषित किया, और 1 वर्ष के लिए गया हुआ व्यक्ति 1 वर्ष के अंदर ही अपने रोजी रोटी के साथ प्रयास करता हुआ भी इनको परिवर्तित करने के लिए, इनको बदलने के लिए कुछ सपने देखता है, और उन सपनों को सच करने के लिए, उन सपनों को सबके सपने बना करके समानता आएगी, मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार ठीक होगा, इस प्रकार के उदात्त मूल्यों के रूप में अपने यातना के अनुभव, अपने साथ हुए भेदभाव के अनुभव, अपने साथ हुए अत्याचार के अनुभव को साधारणीकृत करके सबके अनुभव में साझा करना, सबका अनुभव बनाते हैं। इस प्रकार का साझा करने वाले संप्रेषक के रूप में गांधी को दक्षिण अफ्रीका के दिनों से ही देखना पड़ेगा। गांधी एक ऐसे संप्रेषक हैं जो प्रतीकों की निर्मित करते हैं, परंपरा की कुछ चीजों को स्वीकार करते हैं और उनको सामने रख करके उनके आधार पर नए मूल्यों का सृजन करते हैं। इसको लंबे संदर्भों में जब समझेंगे तब गांधी की बात समझ में आती है। हिंद स्वराज्य की निर्मिति, हिंद स्वराज्य की रचना कहा जाता है बड़ी त्वरा में गांधी ने की थी। गांधी को इसको प्रस्तुत करने की, इसको लिखने की इतनी त्वरा थी कि दाएं हाथ से लिखते लिखते थक गए तो बाएं हाथ से लिखा, कागज कम पड़ गए तो जो भी संसाधन वहां मिल पा रहे थे, जिन पर भी लिखा जा सकता था, उन सभी संसाधनों का उपयोग किया। इंक्लूडिंग द टॉयलेट पेपर। और उसे इंडियन ओपिनियन में छापा, गुजराती में छापा। गांधी गुजराती में क्यों छापते हैं? यही संचार कला है, इसी को समझना है। यदि शायद हिंद स्वराज्य पहले अंग्रेजी में ही छप गया होता तो बहुत सारी किताबें उस लाइन पर यूरोप में लिखी गई थी।
आधुनिक सभ्यता की, यांत्रिक सभ्यता की आलोचना करने वाले गांधी कोई पहले आलोचक नहीं थे। धर्माधारित राज व्यवस्था और समाज व्यवस्था की बात करने वाले गांधी कोई पहले व्यक्ति नहीं थे। और अंग्रेजी में लिखी होती तो जैसे सब अनजाने हो गए हैं, जिनमें से कुछ को हम जानते हैं तो गांधी के रास्ते जानते हैं। आज भी दुनिया में टॉलस्टॉय प्रासंगिक बने हुए हैं तो बोल्शेविक क्रांति के कारण से नहीं बने हुए हैं, वो गांधी के कारण से बने हुए हैं। ये गुजराती में इसलिए लिखा, मातृभाषा में था, जिन लोगों के लिए लिखना था उनके लिए गुजराती में संवेदनशील अनुभव सहज था। इंडियन ओपिनियन तो 4 भाषाओं में निकालते थे। जीवन की सारी पढ़ाई लिखाई उनकी अंग्रेजी में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में काम वो अंग्रेजी में कर रहे थे। इंग्लैंड के अंदर उनके सारे संवाद अंग्रेजी में हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में वो अंग्रेजों से ही लड़ भी रहे थे, गोरे लोगों से लड़ रहे थे। इसलिए हिंदू स्वराज्य जब वो लिख रहे होते हैं तो वह गुजराती में इसलिए लिख रहे होते हैं कि जिनके लिए लिख रहा हूं, जिनकी बात लिख रहा हूं, वो मानस अगर इसके लिए तैयार नहीं होता, वो लोग इसको नहीं समझते हैं, तो मेरे शब्दों में ताकत नहीं आती है। गुजराती का हिंदू स्वराज्य जब्त हो जाता है। पूरी दुनिया की निगाह उस पर पड़ने लगती है तो गांधी उसका अनुवाद करते हैं और कहते हैं अब पूरी दुनिया में अंग्रेजी जानने वाले लोगों के बीच मैंने क्या लिखा है गुजराती में हिंदू स्वराज्य में, यह पता चलना चाहिए। और उसका अनुवाद करते हैं, खुद अनुवाद करते हैं और कहते हैं ये लिटरेरी ट्रांसलेशन न हो करके ये भावा अनुवाद मात्र है। हिंदू स्वराज्य अंग्रेजी में आता है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और उसको कोई प्रतिबंधित नहीं करता है। लेकिन अपने विचारों के प्रति इस सभ्यता में प्रतिरोध है। यह सभ्यता हमारे विचारों को, हमारे मूल विचारों को, हमारी मौलिक जीवन दृष्टि को, भारतीय जीवन प्रणाली जो मानवता की जीवन प्रणाली है, मानव मूल्यों की जीवन प्रणाली है, हिंद का चिंतन जो विश्व के कल्याण का चिंतन है और इस सभ्यता को स्वीकार नहीं है, ये शायद सीधे अंग्रेजी में आने के साथ बात न हुई होती। गांधी की संप्रेषण कला को, गांधी के संचारक व्यक्तित्व को इस आकलन के साथ देखना पड़ेगा। गांधी भारत आते हैं, वापस लौटते हैं। सूट टाई में गया हुआ बैरिस्टर काठियावाड़ी धोती कुर्ते और पगड़ी में वापस लौटता है। बैरिस्टर गया था और औसत भारतीय वापस लौटता है। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि गांधी भारतीयों के साथ भारतीयों की तरह रहना चाहते थे, वो तो था ही, लेकिन भारतीयों को भारतीय वेशभूषा के साथ जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। यही उनके स्वत्व और स्वाभिमान को की रक्षा कर सकता है। इसको प्रतिस्थापित करने के लिए प्रीटोरिया की सरकार के समय लड़ रहे गांधी की वेशभूषा प्रीटोरिया के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए थी।
वो गांधी सूट वाला है, टाई वाला है, अंग्रेजी बोलता है, लेकिन जो भारत में उतरता है गांधी वो धोती पहने, कुर्ता पहने, पगड़ी पहने और जनमानस के साथ भारत की भूमि पर उतरने के साथ ही एक संवाद कायम करता है। इस रूप में गांधी को के संचार कला को देखना चाहिए। फिर भारत को समझने की कोशिश करते हैं। 4 वर्ष हैं गांधी के जिसमें गांधी एकदम चुप है। 16, 17 और 18 के कांग्रेस के अधिवेशनों में गांधी हिस्सा लेते हैं, लेकिन गांधी को 5 मिनट का भी समय बोलने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन गांधी चुप रहते हैं। 15 के अधिवेशन में भी हिस्सा लिया था जिसमें उनको बोलने का ही अवसर नहीं मिला था। 16 के अधिवेशन में तक गांधी का व्यक्तित्व क्या है, गांधी को संप्रेषित करने के लिए किस प्रकार के प्लेटफॉर्म की जरूरत है, किस प्रकार के अवसरों को गांधी अपने संचार के माध्यम के रूप में लेते हैं, इसको समझना होगा। तो फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के वसंत पंचमी 1916 की वसंत पंचमी की याद करिए। गांधी बोल पड़ते हैं। मालवीय जी ने बुलाया था और भाषण करने का आग्रह भी किया था। एक विश्वविद्यालय के चार्टर का अवसर, विश्वविद्यालय के उद्घाटन का प्रारंभ का अवसर, स्वयं वायसराय उपस्थित थे, देश के सभी बड़े राजे महाराजे उपस्थित थे। भारत में होम रूल, स्वराज पार्टी और थियोसॉफी मूवमेंट की बड़ी नेता श्रीमती एनी बेसेंट भी उपस्थित थे। गांधी टूट पड़ते हैं, वायसराय पर टूटते हैं। किस प्रकार से उनका रास्ता रोका गया, किस प्रकार उनको पैदल नहीं आने दिया गया। हिंदुस्तान का राजा इस प्रकार का नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में मनुष्य पर शासित करने की यह प्रणाली, गुलाम के रूप में मनुष्य को बनाए रखने की यह प्रणाली स्वीकार्य नहीं है, इसकी उद्घोषणा करते हैं। एक तरफ वहां टूटते हैं तो दूसरी तरफ यह अवसर है जब हिंदुस्तान की सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम पंक्ति समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की उपस्थित है, तो राजाओं पर टूट जाते हैं, उनके जेवरों पर टूटते हैं, उनको याद दिलाते हैं हिंदुस्तान की वस्तुस्थिति की, हिंदुस्तान के गरीबों की। उन्हें याद दिलाते हैं कि अगर आप इस प्रकार के आचरण, व्यवहार, जीवन के आधार पर हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर सामान्य लोगों की शिक्षा का उपक्रम कर रहे हैं तो ये शिक्षा फलवती नहीं होगी। तो एनी बेसेंट को भी याद दिलाते हैं। और ये सब कुछ गांधी हिंदी में कर रहे होते हैं, गांधी हिंदी बोलना सीख रहे होते हैं, उस समय कर रहे होते हैं। ये शायद अच्छा था। क्योंकि गांधी अंग्रेजी में अपने को बेहतर प्रस्तुत कर सकते थे। उस समय तक गांधी हिंदी अच्छी नहीं बोलते थे। गांधी बहुत अच्छी हिंदी तो पूरे जीवन नहीं बोलते थे, लेकिन वो संप्रेषण की हिंदी बोलते थे, संप्रेषण की भाषा बोलते थे, अर्थबोध की भाषा बोलते थे। और 1919 में गांधी आंदोलन के रास्ते पर निकलते हैं, असहयोग आंदोलन की घोषणा करते हैं। भारत के व्यापी आंदोलन, लगता था कि अब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, इस प्रकार का विश्वास समाज में जब बन रहा है, तभी गांधी आंदोलन को वापस ले लेते हैं।
पहली बार गांधी हिंदुस्तान के अंदर आलोचना के शिकार होते हैं, पर अपनी बात को संप्रेषित करने की वह कला ही है, अपने जीवन व्यवहार के द्वारा, अपने कृत्यों के द्वारा। जो गांधी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसके लिए पारदर्शिता की जरूरत होती है, संचार के क्षेत्र में ही पारदर्शिता की जरूरत होती है। गढ़ा गया अंदर कुछ और बाहर कुछ और, खाने के और दिखाने के दांतों के अंतर के साथ दांत और जीभ के व्यापार से उत्पन्न हुई शब्द शक्ति भाषाई घटाटोप तो हो सकता है, लेकिन वह संचार नहीं उत्पन्न कर सकता। संचार तो वही है जो जानती तुम्हें होई जाही की स्थिति उत्पन्न करे। गांधी जब कहते हैं तो लोगों को बनाते भी हैं। अपने जीवन व्यवहार के द्वारा गांधी ने इस देश में एक विश्वास का वातावरण पैदा किया है। गांधी की संचार कला, शब्द और अर्थ, इनके बीच तादात्म्य की संचार कला है। गांधी की संचार कला जैसा है जैसा होना चाहिए वैसा ही हूं और वैसा ही होना चाहिए, इसको समझने की कला है। इन संदर्भों में, इस आलोक में जब हम गांधी को देखते हैं तो गांधी समझ में आते हैं, एक संचारक के रूप में समझ में आते हैं। एक संचार की प्रविधि, क्रांतिदर्शी संचार की प्रविधि, परिवर्तनकारी संचार की कला क्या हो सकती है, इसको और आगे भी देखेंगे। गांधी 1909 में हिंदू स्वराज्य लिखते हैं और उसका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, अपने जीवन को हिंदू स्वराज्य के आलोक में परिवर्तित करते हैं। अपने इर्द गिर्द एक समूह बनाते हैं, तदनुसार जीवन जीने के लिए संकल्पित लोगों का समूह बनाते हैं, और उस समूह के आधार पर, उस संकल्प के आधार पर वह निर्मित करते हैं। ये 1930 में जब गांधी भारत की मुकम्मल आज़ादी का संकल्प पारित करते हैं, और निकल पड़ते हैं भारत की वास्तविक आज़ादी की लड़ाई के लिए। एक आंदोलन की एक वर्ष में इतना ही खड़ा होता है, संपूर्ण हिंदुस्तान फिर एक बार चल पड़ता है। 1921 में जिस गांधी के कॉल ऑफ करने पर गांधी पर विश्वास पैदा हुआ था, गांधी अपने प्रयासों से फिर 10 वर्षों में एक ऐसा जानमानस तैयार कर लेते हैं जो गांधी के रास्ते पर भारत की आज़ादी को लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। इसमें अखबारों का योगदान तो बहुत है, विशेष करके यंग इंडिया और हरिजन के योगदान की तो चर्चा ही की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मास मीडिया के उपलब्ध इन पत्रकारिता के संसाधनों का प्रयोग गांधी से बेहतर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन गांधी इसका बेहतर प्रयोग इसलिए कर पाते हैं कि गांधी समाचार रचते नहीं हैं, गांधी समाचारों को सृजित करते हैं। गांधी अपने जीवन व्यवहार से, अपनी व्यवस्थाओं से, अपने संगठन कौशल के साथ कैसा होगा हिंदुस्तान की आजादी का भविष्य, कैसी होगी हिंदुस्तान की भवितव्यता,
आज़ादी के बाद इसका चित्र लोगों के मन में प्रस्तुत कर पाते हैं। कहा जा सकता है कि कांग्रेस जैसे बड़े संगठन के कारण से ऐसा हो पाया था। तो एक ऐसा कम्युनिकेटर है जिसका देश की जनता के नब्ज पर हाथ, जो देश की जनता को समझता है, उसकी नब्ज को समझता है। जिसके कहने पर जनता खड़ी हो जाती है, चल पड़ती है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर के भारत तक जन आंदोलन के ऐसे उपकरण का आविष्कार करते हैं गांधी, जिस उपकरण के बारे में विश्वास नहीं किया जा सकता है। और इसका विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता है कि इसके पहले अहिंसक आंदोलन खड़ा होगा, समाज का अंतिम आदमी वर्षानुवर्ष लड़ेगा। यह दुनिया ने देखा ही नहीं था। अब यह होता क्यों है कि गांधी संचार अपने सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रतीक आयातित नहीं है। गांधी इसीलिए धर्म की बात कर रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं। गांधी इसीलिए रामराज की बात कर रहे हैं। उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन आस्था के उन प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं, उन प्रत्ययों का, उन कॉन्सेप्ट्स का उपयोग कर रहे हैं जो भारत के जन के लिए जन्म से ही परिचित थे। किसी नई कल्पना की ओर गांधी नहीं ले जाना चाहते हैं। इसलिए गांधी आश्रम स्थापित करते हैं, कम्यून नहीं बनाते। गांधी हिंद स्वराज्य को इसीलिए रामराज कहते हैं, इसीलिए वो धर्मराज कहते हैं। गांधी इसीलिए अहिंसा के साथ सत्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि उन जीवन मूल्यों की बात कर रहे थे जो जीवन मूल्य वैयक्तिक जीवन के मूल्य के रूप में समझे रहे हैं, धर्म के मूल्य के रूप में समझे जाते रहे हैं। और भारत का समाज व्यक्तिगत जीवन में जिनको उतारने का यत्न करता रहता है, इनको एक राष्ट्र की आजादी के उपकरण में ढालने की, और इसके द्वारा भारत आजाद होगा। और जो भारत आजाद होगा तो वह संपूर्ण मानवता की आजादी का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक बनेगा। इस प्रकार के विश्वास की निर्मित गांधी करते हैं। तो मैं कह रहा था कांग्रेस बड़ी थी, इस नाते शायद ऐसा हो गया हो, विश्वास बन सकता है, क्योंकि 15 से लेकर के और 34 तक 19 वर्ष गांधी कांग्रेस के नेता के रूप में दिखाई देते हैं। 1934 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। लेकिन वो गांधी की कम्युनिकेशन स्किल ही थी, देश की जनता की नब्ज को समझना, जनता के लिए क्या करणीय है इसको संप्रेषित कर सकने की उनकी क्षमता ही थी कि कांग्रेस उनको नहीं छोड़ती है। हर कठिनाई में, हर विपत्ति में कांग्रेस के लोग, हर कठिन परिस्थितियों में कांग्रेस के लोग गांधी के पास जाते हैं। कांग्रेस से बाहर रहते हुए 42 का आंदोलन गांधी का आंदोलन है। काल तो कांग्रेस ने किया था। उन्होंने तो कांग्रेस को कहा था सुधरो और टूट जाओ। देश की जनता ने डू और डाई, करो या मर जाओ, यानी कांग्रेस मर जाएगी या कुछ कर गुजरे। देश की जनता ने मान लिया कि ये गांधी ने हमारे लिए क्या है, करो या मरो, और पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। वो कांग्रेस के प्रस्ताव के नाते नहीं खड़ा हुआ था,
वो वर्धा कार्य समिति के निर्णय के नाते नहीं खड़ा हो गया था, वर्धा से गांधी के सानिध्य में निर्णय हुआ था, शायद ये विश्वास था, और गांधी ने इसको कम्युनिकेट किया था जनता को। यही कारण था कि आंदोलन की शुरुआत की जरूरत थी, गांधी के संरक्षण की जरूरत थी। गांधी जेल में रहते हुए भी इस आंदोलन को गति देते हैं। कैसी गति देते हैं? अपने पत्रों के माध्यम से, लेखकों के साथ उनके लंबे पत्र व्यवहार में, पूरे आंदोलन से अपने को डिसोन करते हुए भी जनता के द्वारा जो किया जा रहा है वो अंग्रेजी शासन का स्वाभाविक परिणाम है, इसको स्थापित करते हुए जनता के साथ, जनता के द्वारा विविध प्रकार से जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उनको औचित्यपूर्ण बताना और जन के साथ संवाद स्थापित करना, यह गांधी की विशिष्टता है। यह संवाद कला ही है गांधी की कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद अपने मैनचेस्टर के दौरे के समय वहाँ की लेबर पार्टी ने मैनचेस्टर में गांधी के विरोध की पूरी योजना बनाई थी। उसके बीच जाते हैं और वहाँ के मजदूरों को भी आश्वस्त कर लेते हैं कि भारत की आज़ादी का आंदोलन वस्तुतः मैनचेस्टर के मजदूरों की भी आज़ादी का आंदोलन है। लक्ष्य को सामने रखना, लक्ष्य के अनुरूप और इन उपकरणों के द्वारा वह उदात्त लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, इसका विश्वास दिलाने के लिए उन उपकरणों के लिए अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाना, प्रयोग से प्राप्त सत्य को समाज में प्रस्तुत करके उस पर चलने का आह्वान करना, आग्रह करना गांधी की वह कला है, गांधी की वह दृष्टि है जिसके आधार पर गांधी मानव जाति के ज्ञात इतिहास में श्रेष्ठतम संचारक है। एक साथ जो प्रभावित करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी राजसत्ता से लेकर के समाज के अंतिम अकिंचन आदमी तक को, जो अपने को कट्टर हिंदू बताते हुए, सनातनी हिंदू बताते हुए, वर्ण व्यवस्था भी सर्वधर्म समभाव का प्रतीक बन करके उभरता है, वह गांधी की संवाद कला है। गांधी का संदेश यदि गांधी का जीवन है, गांधी का जीवन यदि सत्य के प्रति प्रयोग है, तो उन प्रयोगों की फलश्रुति जो जीवन के माध्यम से होती है वही गांधी की संप्रेषण कला भी है। इस रूप में गांधी को देखना, गांधी को समझना, और आज जब संवाद और संप्रेषण, संचार सिर्फ बोध बना रहा है, संचरण नहीं करा पा रहा है, समाज को दृष्टिवान तो बना रहा है, युक्तिवान तो बना रहा है, लेकिन अर्थ का संचरण उसके अंदर नहीं करा रहा है, अर्थ के अनुरूप उसको चलने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहा है। ऐसे में गांधी महत्वपूर्ण है। प्रतीक जनता में अंतिम आदमी के प्रतीक है। चरखा, खादी, कृषि, गांव की समाज व्यवस्था, ये तो गांधी प्रयोग के तौर पर प्रस्तुत ही करते हैं। सिर्फ इस समय मैं एक आंदोलन की चर्चा करके बात को पूरा करूंगा। गांधी के संप्रेषण कला को समझना है तो उससे समझना पड़ेगा। गांधी किसी भी समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को समझते हैं, उन सांस्कृतिक मूल्यों के में
कारक तत्वों की पहचान करते हुए यदि परिष्कार के प्रयास किए जाएंगे, सुधार के प्रयास किए जाएंगे, तो फलप्रद होंगे। समाज स्वीकार करेगा, जन स्वीकार करेगा और परिणाम तक पहुंचेगा। इसको जानने वाले गांधी आज़ादी के आंदोलन में इन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं। वो फ्रांस की समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के नारे का उपयोग करने के बजाय सत्याग्रह की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं। वो अनासक्ति की बात करते हैं, अवज्ञा की बात करते हैं। ये भारतीय परंपरा में रचे बसे मूल्य हैं। इन मूल्यों को, जो व्यक्तिगत जीवन के मूल्य थे, उनको राष्ट्रीय परिवर्तन, वैश्विक परिवर्तन और व्यक्तिगत परिवर्तन, इन तीनों के लिए समान रूप से निर्मित करके सब में संप्रेषित करने वाले व्यक्तित्व गांधी हैं। इसलिए गांधी का एक आंदोलन विलक्षण आंदोलन है, नमक तोड़ो आंदोलन के रूप में, नमक सत्याग्रह के रूप में जिसको जाना जाता है। ब्रिटिश कानून को अस्वीकार करना है। यह अस्वीकार करने के लिए बड़े बड़े आंदोलनों की बजाय गांधी सबसे छोटी चीज को लेते हैं, नमक को लेते हैं। नमक पर टैक्स है। नमक सबसे सस्ती चीज है, सबसे जरूरी चीज है, रोजमर्रे की अत्यावश्यक चीज है, ये तो सब है ही। लेकिन भारतीय परंपरा में नमक का एक विशिष्ट मूल्य है। नमक को सामने रख करके गुलामी से मुक्ति है। अगर सविनय अवज्ञा के द्वारा, सत्याग्रह के द्वारा, आंदोलन के द्वारा, कानून तोड़ करके, तो इस रास्ते से नमक के ब्याज से आज़ादी भी प्राप्त होगी और हमें एक ऐसा भारत भी मिलेगा जिसमें हम स्वाभिमान के साथ, सुख के साथ, अहिंसक जीवन जीते हुए, मनुष्य की गरिमा को सुरक्षित रखते हुए, अपनी गरिमा को विस्तारित करते हुए जीवन जी सकेंगे। इस प्रकार के भारतीयों को विश्वास दिलाने के संसाधन गांधी ने भारत की मूल परंपरा से स्वीकार किया। संचार की कला होने के बाद भी जो लोग भारत को दुनिया के अन्य हिस्सों के चश्मों से देखते हैं, वह एक प्रकार से भारत में परिवर्तन के सारे प्रयासों में एक कल्चरल लैग की निर्मित करते हैं, एक सांस्कृतिक अंतराल की निर्मित करते हैं। और सांस्कृतिक का अंतराल स्वाभाविक तौर से मनुष्य को उन उच्चतर मूल्यों के प्रति भी विद्रूपता की निर्मित करता है। गांधी की संचार कला ऐसी कोई विद्रूपता ना आए और श्रेष्ठतम जीवन मूल्य दुनिया में कहीं भी से आ रहे हों, वो आने चाहिए। आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वतः, इस अवधारणा की, इस भारतीय अवधारणा के अनुरूप आने चाहिए। इसको स्थापित करने वाले भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों को सामने रख करके, भारत के परंपरागत जीवन मूल्य को सामने रखते हुए आधुनिकतम जीवन मूल्यों की स्थापना करने का जो यत्न करते हैं, वही गांधी का संचार कौशल है, संचार कला है। वही गांधी का एक संचारक व्यक्तित्व है। इस अनुरोध के साथ, इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ।